हेलो, व्हाट्स अप एवरीवन, और मे बी जस्ट वन, आई डोंट नो। तो आज हम बात करेंगे आपके क्लास टेंथ बोर्ड्स। ठीक है, क्लास टेंथ बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्यों बात करेंगे? क्योंकि मेरे को मन है। क्लास टेंथ बोर्ड्स, क्या? तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इसका हम आपको रोड मैप देंगे आज। ठीक है, आज हम रोड मैप देंगे पूरा का पूरा। तो मेरे को एक कैलेंडर वैसे कैलेंडर की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पहले ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। मैं पहले दूंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, क्या टीचर्स कौन से होंगे, किन से तुमको पढ़ना चाहिए और किन से नहीं पढ़ना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स से, क्योंकि 2025 में मैथ्स का टफेस्ट पेपर आउट ऑफ कंपैरिजन टू ऑल द पेपर्स, मैथ्स का टफेस्ट पेपर आया था। ठीक है, मैथ्स का टफेस्ट पेपर आया था इस साल। ठीक है, इस साल का मतलब मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी में से मैथ्स टफेस्ट था। ठीक है, ये मेरे कहने की बात है। तो मैथ्स से हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स, तो मैथ्स में हमारे हैं टोटल ऑफ कितने चैप्टर थे हमारे मैथ्स में? आई थिंक 13 चैप्टर था। मैंने तो 13 पढ़े थे। मैंने इसी साल एग्ज़ाम दिया, मेरे 92.4% आए हैं, जो बेकार ही है। वैसे बेकार ही है। ठीक है, बेकार ही है। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छे नंबर है, लेकिन तुमको हमेशा फेलियर से ही सीखना चाहिए, क्योंकि फेलियर तुमको जो सिखाएगा वो तुम्हें टॉपर नहीं सिखा पाएगा। 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है तुम्हारे टोटल में। ठीक है, टोटल 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर में तुम्हें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है वॉच लेक्चर्स। वॉच लेक्चर्स, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। या तो तुम स्कूल से पढ़ लो, स्कूल स्कूल जाना चाहिए तुम्हें टेंथ में। ठीक है, 75% चाहिए होती है अटेंडेंस। स्कूल से पढ़ लो, क्योंकि स्कूल के भी टीचर्स कभी कभार अच्छा पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेकार ही पढ़ाते हैं। स्कूल के टीचर्स भी कभी कभार बढ़िया पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बेकार ही पढ़ाता है। वॉच लेक्चर स्कूल में जाके पढ़ लो, या फिर यूट्यूब तो है ही। ऐसे कोई पेड बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कोई पेड बैच खरीदा नहीं था। अगर तुमको पेड बैच खरीदना है एक ट्यूशन के टाइप से, तो पीडब्ल्यू ले लो, पीडब्ल्यू ले लो, या फिर नेक्स्ट टॉपर्स ले लो। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम यूट्यूब से ही पढ़ लो उनके, क्योंकि उन उसका भी लेक्चर्स या फिर सिर्फ वन शॉट्स भी देख सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग ही, अभी क्या है, अप्रैल मई है। मई, अभी मई ही तो चल रहा है। तो मई से अभी तुम्हारे फेब्रुअरी, अभी तो बहुत टाइम है भाई। अभी तो लाइक 7 महीने इधर, 2 महीने बाद, 9 महीने बचे हैं इसमें। तुम एक बच्चा पैदा कर सकते हो 9 महीने में। तो भाई मैथ्स क्या चीज़ है? ठीक है, तो वो पहले तुम लेक्चर्स देखो। अगर तुमको स्कूल से नहीं पढ़ना है तो मैं तुमको दो बंदे बता देता हूँ जिसके तुमको लेक्चर्स देखने चाहिए। एक है तुम्हारे बबुआ सर, इनका नाम शायद ऋतिक सर है। लोग इन्हें बबुआ सर बोलते हैं, ऋतिक समथिंग लाइक दैट। बबुआ सर, और तुम्हारे शोभित भैया, शोभित निर्वाण। नाउ तुम अगर डीप, एकदम डीप स्टार्टिंग टू लाइक स्टार्टिंग से तुमको देखना है, एकदम डीप जाना है, डीप घुसना है, तो इनके 4 घंटे वाले कुछ लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो मैं रेकमेंड करूँगा या तो तुम ये देख लो, या तो तुम ये देख लो 4 घंटे वाले लेक्चर्स इनके, या तो तुम शोभित निर्वाण के 14 डेज 14 चैप्टर देख लो। ठीक है, इसमें ना मैं इसमें एक फ़ायदा बता देता हूँ तुम्हारा। 14 दिन 14 चैप्टर्स में तुम्हारा एक फ़ायदा है कि ये क्वेश्चंस बढ़िया कराते हैं। क्वेश्चंस इसमें बढ़िया होते हैं। ठीक है, इसमें बढ़िया होता है। मैंने भी किया था। मैंने तो लाइक 10 दिन मिले थे तो मैंने सोचा भाई इसी से कर लूँगा, किया मैंने। ठीक है, ये कर सकते हो। ये तुम्हारे लेक्चर्स हो गए। अब को बुक्स कौन सी चाहिए?
तो पहली, सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एमटीजी की है, लेकिन तुम नॉर्मल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। मैंने पता नहीं ये क्यों ली थी, लेकिन मेरे पास ये पड़ी है। तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर अगर तुमको और तुम्हारे पास टाइम है तो ये आ गई तुम्हारी आर डी शर्मा मैथमेटिक्स, ठीक है, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा, ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए, ये है फॉर प्रेपरेशन अप टू जनवरी। अगर तुम ये दोनों बुक जनवरी तक में ख़त्म कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, ये दोनों बुक तुम जनवरी तक में ख़त्म कर दो अगर कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो और तुम्हारा अगर ये दोनों ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ख़त्म हो जाना चाहिए, तब तुम स्टार्ट करो ये वाली। मैंने अरिहंत की ली थी क्योंकि इसमें 15 सैम्पल पेपर थे, ठीक है, 15 सैम्पल पेपर थे। मैंने क्या 20 सॉल्व किए थे इसमें से, ठीक, 15 में से 20 सॉल्व कर दिया। हाँ, मैथमेटिक्स मैंने शायद 7-8 सॉल्व किए थे इसके, ठीक है, 7-8 मैंने इसके सॉल्व किए थे। लगता नहीं होगा देखने से, लेकिन मैंने सॉल्व किए थे। मैं एकदम प्रॉपरली बैठ के करता था ना, इसलिए मेरा बेंड नहीं आता था। तो मैंने इसको एकदम लाइक जनवरी स्टार्ट किया था मैंने। क्या कहते हैं, सैम्पल पेपर्स फ्रॉम जनवरी टू फेब। नाउ ये सब फॉलो करना, ठीक है, ये सब फॉलो करना। हाँ, तो ये सब फॉलो करना थोड़ा कभी कभार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ तुम एकदम कंसिस्टेंट रहो इन सब चीज़ों में। तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्या कहते हैं 8 चैप्टर कर लो, तुम 5 आर डी शर्मा से कर लो, 6 आर डी शर्मा से कर लो, ऐसे मिक्स एंड मैच चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको यही एग्जैक्ट सब कुछ फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। 10th बोर्ड्स बहुत आसान होते हैं, ठीक है। पहला बात, मैं इस साल 10th बोर्ड्स दिया है और मैं कह रहा हूँ इतना टेंशन मत लो यार, इतना टेंशन मत लो, नंबर आ जाते हैं, सबके नंबर आ जाते हैं। अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम आखिरी के महीने में भी पढ़ाई करोगे ना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम उस आखिरी महीने से पहले कुछ भी नथिंग पढ़े हो तो नहीं आएंगे भाई आपके नंबर। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके 75% आए हैं पूरे मिला के। वो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, वो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा था, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा था। वो उसको क्या कहें, लफंगा नहीं कहूँगा, वो क्रिकेटर है मेरे हिसाब से, वो स्टेट लेवल गया है, ठीक है, वो स्टेट लेवल गया है, तो वो क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा है, क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मेरे को भी आती है क्रिकेट, थोड़ी सी सिर्फ थोड़ी सी आती है मैं उससे अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। मेरे को ज्वाइन नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं किया। टैंजेंट पे क्यों जा रहा हूँ मैं, टैंजेंट हाँ, मैं कहाँ पे था, उसके 75% आए। उसने पढ़ाई की थी, लेकिन उसने मन लगा के पढ़ाई नहीं की थी। मन लगा के पढ़ाई क्या होती है वो तुम अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। मैं अगर समझाने आ गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा 9 मिनट अभी हो गया और अभी मैंने सिर्फ मैथ्स किया है। तो अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। साइंस, तो साइंस देख लो भाई, साइंस ना ये प्रैक्टिस का चीज़ नहीं है। साइंस इट्स अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी। तो थ्योरी तुम्हारी कहाँ पे आ जाती है, पहला बायो में तुम्हारी थ्योरी आ जाती है। बहुत बायो में जो थ्योरी आती है वही बेसिकली मोस्ट ऑफ द थ्योरी होती है तुम्हारी साइंस में जो 10th में आती है। केमिस्ट्री में भी थ्योरी आती है,
और फिज़िक्स के 2 चैप्टर में आती है थ्योरी, और 4 तो चैप्टर ही होते हैं। मेरा स्ट्रगल भाई अलग चल रहा है अभी। मैंने भाई बहुत, भाई इतने सारे चैप्टर अब जो 11th भाई इतनी मुश्किल है ना, तुमको समझ नहीं आएगा अगर तुमने साइंस लिए रखी है ना। 11th में तो मैच देखी बहुत गंदी वाली है। ठीक है, ठीक है। अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इनका प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने जो किया था, मेरे साइंस में 93 आए थे। ठीक है, 93 आए हैं। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा एडिटिंग में अच्छा होता तो मैं एक पिक्चर डाल देता यहाँ पर, लेकिन मैं ये वीडियो एडिट नहीं करने वाला हूँ। ये एकदम रॉ रहेगी, रॉ। ठीक है, ये शोभित भाई कहते थे। ठीक है, रॉ एंड अनफिल्टर्ड, किसी और चीज़ को भी कह सकते हैं। टैजेट अगेन। तो बायो में तुमको मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले तुम एक वीडियो देखो, वीडियो देखो। तुम क्या कहते हैं, रैपिड रिवीजन देख सकते हो। रैपिड रिवीजन देख सकते हो, क्या कहते हैं उसकी, प्रशांत कीरत की, पीके भैया की तुम रैपिड रिवीजन देख सकते हो। पहले तुम एक चैप्टर की वीडियो देखो, चैप्टर की वीडियो। ठीक है, एक चैप्टर की वीडियो देखो। ठीक है, रैपिड रिवीजन ये 20-25 मिनट तक जाती है। ठीक है, ये देखो। फिर तुम एक बार एनसीईआरटी रीड मारो, एनसीईआरटी को रीड करो, रीड। ठीक है, रीड फॉर 60 मिनट्स इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए क्या होता है। ठीक है, इंटेंटली रीड दी एनसीईआरटी। ठीक है, मतलब ध्यान लगा के पढ़ना। ठीक है भाई, ऐसे हवा हवा में मत पढ़ना। ठीक है, फिर तुम उठना एंड वॉक अराउंड द हाउस और वॉच सम यूट्यूब, हाउस और वॉच सम यूट्यूब समथिंग फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए कुछ देख लेना फॉर एन आवर। ये मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास, तुम 1 घंटे के लिए चिल मार सकते हो। हर हर घंटे नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, हर घंटे नहीं पढ़ना होता है। तुम्हारे पिता और माता श्री कहेंगे कि तुमको, ये तुम्हारा 10th चल रहा है, लेकिन उनको मत सुनना। मैं नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल मत सुनना, लेकिन मैं कह रहा हूँ सुन लेना मेरी बात। ठीक है, कि हर घंटे नहीं पढ़ना होता है। 2 से 3 घंटे में तुम्हारे 99-98% आ जाने चाहिए। मैंने वो 2 से 3 घंटे नहीं पढ़े तो मेरे 92.4 आए हैं। ठीक है, समथिंग फॉर एन आवर। ठीक है, ये मेरे को एंड एंड में समझ में आ रहा था ये क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। मैंने तुमको पहले ही बता दिया कितना एडवांटेज है। ठीक है, ये बायो का चल रहा है अभी, बाय द वे। ठीक है, समथिंग फॉर एन आवर। नाउ अब तुम आना। ठीक है, अब तुमको वो पूरा नाउ यू हैव टू रिसाइट द चैप्टर वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड एज इन दी एनसीईआरटी रिसाइट करना, ये 1 घंटे के ब्रेक के बाद। तो इससे तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन चेक होगा। ठीक है, इससे तुम्हारा पहली बात मेमोरी रिटेंशन चेक होगा। और जहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, वेयर एवर यू आर मेकिंग मिस्टेक, और फॉरगेटिंग, रीड दी एनसीईआरटी। ठीक है, ये करना। ठीक है, रीड करना, फिर एनसीईआरटी। और फिर तुमको बताऊं क्या करना। ये एक चैप्टर के लिए तुम हर हफ्ते करना, एक चैप्टर के लिए हर हफ्ते करना ये सब। ठीक है, हर हफ्ते में तुम एक चैप्टर करना, फिर रिवीजन करना इनके चैप्टर का। ठीक है, रिवीजन करना इन चैप्टर का
तीसरे में तो पहले दिन करोगे तुम, पहले दिन तुम याद करोगे, फिर तीसरे दिन तुम्हारा पहला रिवीजन होगा एक चैप्टर का, ठीक है। तीसरे दिन तुम्हारा पहला रिवीजन होगा, फिर छठे दिन तुम्हारा दूसरा रिवीजन होगा, फिर 15वें दिन तुम्हारा तीसरा रिवीजन होगा, और फिर 1 मंथ 15 डेज में तुम्हारा फोर्थ रिवीजन होगा। इसके बाद तुम एंड में रिवाइज करना, जब गैप डेज मिले ना एंड रिवीजन में करना, ठीक है। ये तुम्हारा लर्निंग कर्व होता है। तुम्हारा लर्निंग कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तुमने लर्न की चीज़, ये थोड़ा सा रहा और फिर डिप कर गया, ऐसा कुछ होता है तुम्हारा लर्निंग कर्व। अगर तुम यहाँ पे एक रिवीजन मार दो तो ये वापस इधर आ जाएगा, फिर ये डिप करेगा। अगर तुम यहाँ पे फिर से एक रिवीजन मार दो, फिर ये ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर रह जाएगा और फिर एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। ये तुम्हारा लर्निंग कर्व है। ये थोड़ा सा माउंटेन्स जैसा दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बायो का। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तो वैसे आसान है, 4 चैप्टर्स है तुम्हारे इसमें, 4 चैप्टर्स है, सिंपल चैप्टर है। क्या कहते हैं, पहला चैप्टर क्या है तुम्हारा, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है तुम्हारा पहला चैप्टर। इसमें तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 रिएक्शंस है। रट जाओ। फिर थ्योरी इसकी थोड़ी सी याद कर लेना। हार्ड थ्योरी नहीं होती है तुम्हारी 11th मतलब आई मीन 10th में बहुत बेकार थ्योरी होती है, कुछ थ्योरी के नाम पे टट्टी है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एसिड बेस सॉल्ट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये याद कर सकते हो। बेसिक सॉल्ट के नाम याद कर लेना, एसिडिक सॉल्ट के नाम याद कर लेना। फिर रिएक्शंस इसमें जो आते हैं, जैसे कौन सी रिएक्शन थी, Na2CO3 NaHCO3 प्लस हीट इक्वल्स टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। जैसे ये एक रिएक्शन थी, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस तुमको रट जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रट नहीं सकते हो तुम, तो ये सब तुमको रटना है, ठीक है। ये रटने का काम है, रट जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रट जाना, ठीक है, आराम से रट जाना। टोटल में तुम्हारे पास 40-50 रिएक्शंस है, रट जाओ यार। इतना तुम पूरे साल पढ़ोगे, जैसे तुमने बायो में किया है ना, वैसे तुमको इसमें भी करना होगा थ्योरी पार्ट के लिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके रिएक्शंस ज़रूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, ये याद कर लेना। 10th में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। अब फिर बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स में मैं तुमको रिकमेंड करूँगा बुक्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर तुम्हारी ये बुक, ये है एक आकाश की मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास साइंस और मैथमेटिक्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने तुमको ज़रूरत पड़ेंगे ज़िंदगी में अपने 10th के। इसमें सारे क्वेश्चन है, मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है और पीवाईक्यूज करना है, यही 2 चीज़ है केमिस्ट्री वाले पार्ट में और पूरे बायो और केमिस्ट्री वाले पार्ट में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना और पीवाईक्यूज करना है। फिर अब फिज़िक्स पर आता है। फिज़िक्स के पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हैं आपके थ्योरी बेस्ड और 2 चैप्टर है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, जिससे कम थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन कभी कभार उससे भी थ्योरी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे थ्योरी नहीं पूछेंगे। तो फिज़िक्स पे आता है। फिज़िक्स में तुम्हारा चैप्टर है पहला लाइट। भाई मेरा हाथ इतना हिल क्यों रहा है, लाइट, ठीक है। तो लाइट हमारा जो चैप्टर है, इसमें तुम्हारे 2 फार्मूले होते हैं, एक मिरर फार्मूला होता है, एक लेंस फार्मूला होता है। इससे बेसिकली सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा थ्योरी में तुम्हारे रिफ्रैक्शन भी आता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन
तुम ना फिजिक्स का पार्ट मैं बताता हूँ किससे पढ़ना है, रक्षक सर से, ठीक है। रक्षक सर एक पीडब्ल्यू के सर है, ठीक है। सर से पढ़ना है, ठीक है। तुम इनके वन शॉट्स आते हैं, ठीक है, वन शॉट्स आते हैं 4 घंटे के। ये 4 घंटे को तुम 4 दिन में डिवाइड कर देना, 4 डेज में। फिर इस 4 दिन को तुम ना, इस 4 दिन के रिवीजन करने के लिए यही जो मैंने यहाँ पे टाइम बताया है ना, सेम इसके साथ करना है रिवीजन इसका, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रक्षक सर रख देते हैं, ठीक है। रक्षक सर पे क्या ही दिक्कत है रखने के लिए। फिर न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे पास 2 वीडियोस हैं, ठीक है, 2 वीडियोस। यहाँ पे एक बैलेंसिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग तो बहुत आसान होती है। यहाँ पे एक अलग पांडे सर की आती है एक वीडियो, हाउ टू बैलेंस एनी इक्वेशन इन 10 सेकेंड्स। अलग पांडे की वीडियो देख लेना, अलग पांडे की वीडियो देख लेना। बैलेंसिंग बहुत आसान होती है। मैं कोई भी इक्वेशन 10 सेकेंड में बैलेंस कर पाता था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। और फिर उसको रिटेन करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई होगी, मैंने प्रैक्टिस तो की है बैलेंसिंग की, तो उसका प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा तुमको, अगर तुमको चाहिए दे ही दूंगा वैसे, ठीक है। और तुमको अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऑफ कोर्स रिकमेंड करूँगा अलग पांडे की वीडियोस, ठीक है। अलग पांडे सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कैसे एक न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल, ये बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइंस का पार्ट, ये तुम्हारा हो गया साइंस का पार्ट। मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो चलता है। तो अब आता है हमारा एसएसटी करूँ इंग्लिश करूँ, एसएसटी करते हैं। बुक्स तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। एसएसटी करते हैं। तो एसएसटी में तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आते हैं ब्रॉड, ये ब्रॉड 4 टॉपिक्स होते हैं जो तुमको एक्चुअली में पढ़ना होता है। वैसे तो पढ़ना सभी होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री तो में तुम्हारे 4 चैप्टर्स है, ठीक है। 4 चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, चौथा या फिर तीसरा, जो भी ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ग्लोबल वर्ल्ड पहला, दूसरा और ग्लोबल वर्ल्ड और तुम्हारा प्रिंट कल्चर। तो मैं तुमको इसका पहला पहला चैप्टर है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करता हूँ। हिस्ट्री में तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से नहीं होगा, तुमको इसके लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, लेक्चर्स। अब तुम लेक्चर्स तो किसी के भी देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा तुमको क्या कहते हैं, दिगराज सर के लेक्चर्स, ठीक है। दिगराज सर के लेक्चर्स रिकमेंड करूँगा अगर तुमको देखना है। देखने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि तुमको समझना तो पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 6 घंटे वाले लेक्चर्स देखना, मैं कह रहा हूँ जो 1 घंटे में समझा दे, ठीक है। 1 घंटे में तुमको चैप्टर समझा दे, ठीक है। और फिर तुमको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी, और फिर तुमको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। यही होता है बेसिक तरीका। रिवाइज तुमको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। रिटेंशन के लिए तुमको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री में ये करना है। फिर सिविक्स में तुम्हारे पास आते हैं 6 चैप्टर, आई थिंक 6 चैप्टर्स होते हैं, हाँ 6, अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लो। सिविक्स में भी सेम ही प्रोसेस है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा और लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। लेक्चर्स, लेक्चर मान लो, ठीक है। सिविक्स में भी सेम है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्योग्राफी में आई रिकमेंड कि जो तुमने बायो में किया था ना, बायो में
जैसे तुमने तैयारी की थी, जैसे किया था। मेरा भाई हिंदी छोड़ दो यार, हिंदी में वैसे मेरे 93 नंबर आए हैं। हाँ, हिंदी में मेरे 93 नंबर आए भाई, ऐसे नहीं। लेकिन मेरी स्पेलिंग बहुत गंदी है, मैंने छोड़ रखी है ना हिंदी। क्या 2 महीने से मैंने आज तक, अभी आज लिख रहा हूँ हिंदी, ठीक है। बायो में जैसे किया था तुमने वैसे ही करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। एसी चल गया भाई, लाइट आ गई, ठीक है। ये हो गया। और फिर इकोनॉमिक्स को ना तुमको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को तुम स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में 20 20 20 20 नंबर होता है। और इकोनॉमिक्स की बुक सबसे पतली होती है, इसमें आते भी सिर्फ 3 चैप्टर, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर आते हैं। तो अगर तुमको इसका वेटेज दिख रहा है, वेटेज समझते हो ना, कि इसके क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा नंबर देंगे और मुझे कम पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इकोनॉमिक्स को ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा। उसके बाद अगर तुमको किसी को स्ट्रेस देना है तो हिस्ट्री को देना, ठीक है। फिर फिर तुम सिविक्स को देना है और फिर ज्योग्राफी, लेकिन इक्वल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेंथ ही देना है इनको, लेकिन इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा देना है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? क्योंकि इकोनॉमिक्स में 20 नंबर मिल रहे हैं, 25 ही बुक है, पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें रेफरेंस बुक्स तो ऐसे कुछ है नहीं, रेफरेंस बुक्स कुछ है नहीं इसमें। इसमें तुमको मैं बताता हूँ, ये करना है, ठीक है। ये ओसवाल की सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, मैंने भी किया है इसे। ये खरीद सकते हो, ठीक है, ये खरीद लेना। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स है। और और क्या है इसमें देखने को मेरे को, इसमें और भी शायद थ्योरी भी है ना, माइंड मैप्स, हाँ माइंड मैप्स भी है, ठीक है। तो ये तुम खरीद सकते हो। ये आती है 500 रुपये की बुक है, ठीक है। तो ये तुम खरीद सकते हो अगर रेफरेंस बुक चाहिए। और ऑफ कोर्स तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर ओसवाल की तुम बुक ले सकते हो, अगर थोड़ा पैसा डाल सकते हो तो ओसवाल की बुक भी लेना ना, ठीक है। ओसवाल की बुक सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, ये 2012 से 19 तक की है, तुम 12 से 24 तक की ले लेना, 12 से 25 तक की, 13 साल हो गए ना, तो 15 से 25 तक ले लो ना, 10 साल के, 10 साल में हो जाता है काम, ठीक है। 10 साल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से। वैसे तो 5 साल में भी काम हो जाता है, लेकिन जो एसएसटी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात नहीं है, तुमको कितना थ्योरी पता है ना उतनी बात उसकी बात है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश। इंग्लिश में ज़्यादा तुमको कुछ करना नहीं पड़ता। मैं तो रिकमेंड करूँगा ना, क्या मैं रिकमेंड करूँगा, तुम पहले 2 महीने में दोनों इंग्लिश की बुक रीड कर जाओ, इंग्लिश की बुक रीड कर जाओ। ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये तुम्हारी एक बुक है, ठीक है, ये तुम्हारी बुक है, ये मेरी वैसे तो बुक है, ठीक है। ये तुम्हारी एक बुक है, इसको रीड करने में तुमको कितना टाइम लगेगा? क्या 100 पेज है इसमें? 100 पेज है तो एक इसको 3 4 बार रीड कर दोगे ना, काम बन जाएगा तुम्हारा इंग्लिश का, क्योंकि थ्योरी ही होती है इंग्लिश, इसमें तो तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बुक है ना, तुम 4 4 5 5 बार रीड मार लेना, ठीक है, पूरे साल में। जब तुमको लगता है कि तुम कोई चैप्टर भूल रहे हो, उसका कोई पॉइंट भूल रहे हो, और तुमको ना ये जैसे कहाँ गया, जैसे ये पॉइंट है, इसमें तुमको दे रखा है एक वेरी राइप कॉर्न डॉटेड इन द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो अगर तुम आंसर में इंक्लूड करोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, ठीक है। ये अब इसकी तुमको अगर रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस में तो वैसे कुछ आता है नहीं, ठीक है। रेफरेंस मैं ना एसएसटी की तुम सैम्पल पेपर की बुक मत लेना, बस एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना जो ऑफिशियली रिलीज होता है, ठीक है। सैम्पल पेपर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है एसएसटी में, साइंस में लेने की ज़रूरत है।
इंग्लिश में भी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको रीडिंग करनी है, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना उनको बस देखना है, और रटना रटना नहीं कहूँगा मैं, उसको समझना है उस आंसर में क्या दिया है तुमको। जैसे मेरे पास ये 10 ईयर्स की सॉल्व पेपर की बुक है, ठीक है, 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं। तो पहला हम इंग्लिश ही है, ठीक है, पहला इंग्लिश ही है। तो मैं तुमको आंसर पढ़ना बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है हमारा 2024 में, ठीक है, 2024 में हमारा ये क्वेश्चन आया है कि मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग risks in life and in succeeding. Do you agree? Discuss reference to the pilot of the Old Dakota and the Young Seagull. तो ये हमारा चैप्टर था एक क्या कहते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन एंड द यंग सीगल। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया था एक सीगल की स्टोरी और एक एरोप्लेन की स्टोरी। सीगल हमारा लेज से कूदना नहीं चाहता था और हमारा ब्लैक एयरप्लेन एक क्या कहते हैं क्लाउड में गुम हो गया था और उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला था। तो यही स्टोरी है हमारी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तुम्हारे साथ, ये अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है ना तो इसको तुम हिंदी में कन्वर्ट करो। तुमसे इसका मुद्दे क्या है, इसका मुद्दा क्या है, इस क्वेश्चन का तुम्हारा मुद्दा क्या है, पहले मुद्दा निकालो इस क्वेश्चन का। मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मोटिवेशन तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट लाती है। अब ये दोस्त तुमको स्टोरी दे दी मैंने, अब इनके रेफरेंस में बताओ क्या मोटिवेशन है इधर, ठीक है, ठीक है, क्या मोटिवेशन है, फिर इसका आंसर देख लो, ठीक है, इसका आंसर देख लो। मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ। ट्रू, मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क लाइफ में लेने के लिए। एवरी करेजियस एक्ट इज ड्रिवन बाय डिज़ायर टू अचीव समथिंग एक्सेप्शनल। This desire pushes one to take risks and succeed. God damn my English. The two anecdotes, his first flight and the black aeroplane, highlight this fact. Unless one takes the plunge, one cannot achieve certain one cannot achieve. ठीक है, तो ये बेसिकली फिलर वर्ड्स है ताकि हमारा आंसर बड़ा दिखे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको बहुत सारे फिलर लाइंस डालने पड़ेंगे। अब फिलर लाइंस डालना तुम इसी से सीखोगे कि आंसर रीडिंग से, कि तुमको क्या फिलर लाइंस ज़्यादा अच्छी है। जैसे तुमने इन दोनों स्टोरी का राइटर्स बता दिया कि ये स्टोरी क्या है, किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट है, इनका संदर्भ क्या है, इनका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो ये फिलर लाइंस हो गए। फिर तुम मुद्दे पे आओगे, मुद्दा तुमको लिखना पड़ेगा फिर भी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर में तुमको फिर भी मुद्दा लिखना पड़ेगा। अगर तुमको मुद्दा याद नहीं है तो तुम ये फिलर लाइंस रट के डेफिनेटली जाना। अगर तुमको मुद्दा कोई भूल जाते हो तो नंबर मिल जाएंगे इसके, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में तुम यूज़ करना सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही 2 है, और फिर NCERT। ये 3 तुम्हारी बुक्स होगी इंग्लिश के लिए पूरे साल में। फिर हिंदी, मैंने हिंदी ली थी तो मैं हिंदी की ही बात करूँगा। 2 बुक्स होते हैं इसमें भी। दूसरी वाली जो बुक है ना संचयन, उसको पढ़ जाओ। उसको क्या 40 पेज की बुक है, 40 पेज की बुक है, 4 दिन में पढ़ जाओ। नहीं, 4 दिन कम हो गया, 8 दिन में पढ़ जाओ। तो 5 पेज हर दिन पढ़ना, तुम्हारा 3 चैप्टर ख़त्म, 1 बुक ख़त्म, 20 नंबर का ख़त्म खेल। 20 नंबर तुम्हारे पास, सिंपल। अब इसको रिवाइज तो ऑफकोर्स तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है स्पर्श में मैं तुमको एक टीचर बता देता हूँ। ये ना एक टीचर बता देता हूँ जो मेरे को बहुत बेनिफिट किया था मेरे टाइम पे। मैं तुमको इस दिखा देता हूँ एक्चुअली। मैंने पढ़ा था हिंदी मोशन से, ठीक है। मोशन के एक सर थे जिससे मैंने हिंदी पढ़ा था। मेरे हिंदी में भी 93 है, ठीक है, हिंदी में ही 93 है, मैंने बताया भी था शायद ये।
मैंने एक सर से पढ़ा था मोशन के, मोशन, मोशन हिंदी, हिंदू नहीं, हिंदी, क्लास 10th। इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन ये रहे। अच्छा मिल गया था मेरे को, एक सेकंड के लिए। ये हिंदी बी था मेरा, तो मेरे को, मैंने इनसे पढ़ा था। इनका नाम शुभम सर है, हाँ, शुभम सर से मैंने ये पूरा पढ़ा था, ठीक है। इनकी तुमको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है, अलग अलग चैनल्स पे मिलेगी वीडियोस, लेकिन ये जो पढ़ाते हैं ना भाई, ये असली असली हिंदी पढ़ा देते हैं भाई। मज़ा आ जाता है, एकदम एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो मैं इनसे रिकमेंड करूँगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है। शुभम सर की वीडियोस देख लेना अगर तुम्हारा हिंदी भी है। अब मेरे को हिंदी ए का तो वैसे पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने स्कूल के लिए बता देता हूँ, शुभम सर से पढ़ लेना। अगर तुमको एक्चुअली में हिंदी में पढ़ना है, ठीक है, तो ये कर लेना। वैसे तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पढ़ा था ऑफ कोर्स, लेकिन तुमको टाइम वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। पूरे साल तुम करोगे क्या, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा ना। वो बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन करता है। और ऑफ कोर्स नोट्स बताते बनाते रहना, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते रहना। इसका कोई मैं रेफरेंस बुक नहीं बताऊंगा, तुम बस PYQs देख लेना, PYQs को रट लेना, ठीक है। यही है। और कोई सब्जेक्ट बचा हमारा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, AI। अब मैं AI का बताऊं या ना बताऊं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज प्लान तुम्हारा हो गया ख़त्म। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मिस्टेक्स आई मेड, दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर गेटिंग इनटू 11th। तो मेरे को जो रियलाइज़ हुआ जब मैं, मेरा 10th ख़त्म हो गया, मेरे को जो रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ ये 1 साल में, तो पहला मेरे को रियलाइजेशन और गिल्ट आया, आई डिड नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ये मेरा पहला गिल्ट था, ये मेरा पहला गिल्ट था, ठीक है, ये मेरा पहला गिल्ट था कि मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने पूरे साल लगातार पढ़ाई नहीं की, वरना मेरे और अच्छे आ सकते थे। ये था मेरा पहला गिल्ट। आई डिड नॉट डू ऑल रेफरेंस बुक्स आई बॉट। बॉट और हैड, ये मेरा दूसरा गिल्ट था कि मैंने 5-6 रेफरेंस बुक खरीद ली थी और मैंने की सिर्फ 2। मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने इन पे 2000 रुपया वेस्ट किया। 2000 रुपया पूरा मैंने 1 साल में वेस्ट मार दिया, ठीक है। फिर था आई डिड नॉट डिस्कवर दैट आई कुड फिनिश the syllabus before
the half yearly exams. ये मेरा तीसरा गिल्ट और फाइनल गिल्ट था कि मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर लिया था। ये मेरा तीसरा गिल्ट था। ये मेरे सारे जेन्युइन गिल्ट थे क्योंकि 10th का सिलेबस इतना आसान है कंपेयरिंग टू 11th कि भाई जो तुम 2 चैप्टर में केमिस्ट्री के यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तुमने पूरे जो क्या 10th से तुमने 6th तक में रहा है ना, उसकी केमिस्ट्री फेल है भाई, जो पहले ही 2 चैप्टर में है। वैसे 9th में आता है मूल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो मूल कॉन्सेप्ट और ये मूल कॉन्सेप्ट आसपास भी दिया भाई, आसपास भी नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आना, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पे आना, बहुत गंदी फटेगी। क्वांटम नंबर्स पे आ जाना, ठीक है। क्वांटम नंबर्स तुम्हारे जो पीछे से लेगी ना, कोई चीज़ नहीं ले पाएगी ऐसे, ठीक है। मैं तुमको मॉड्यूल दिखाता हूँ, ठीक है, मॉड्यूल दिखाता हूँ। ये इतनी मोटी मॉड्यूल, ठीक है, इतनी मोटी मॉड्यूल पहले 4 चैप्टर के लिए। और सिलेबस में कितने चैप्टर है? सिलेबस में चैप्टर है 13। 12th के 11th के सिलेबस में चैप्टर है 13। समझ रहे हो? तो तुम्हारा 10th ना बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। इसको वेस्ट मत कर देना। जितना एंजॉय कर सकते हो करो, ठीक है, जितना एंजॉय कर सकते हो करो। क्योंकि अगर तुमने 11th में साइंस ले ली तो तुम्हारी ले ही जाएगी, पीछे से बहुत गंदी वाली ली जाएगी, दोनों साइड से ली जाएगी, आगे और पीछे से। और इसी बात पे मैं एंड करूँगा ये वीडियो। तो यही तुम्हारा रोड मैप है। मैंने 45 मिनट में तुमको पूरा अपना साल कैसे स्ट्रक्चर करना है बता दिया है। अब तुम्हारा काम है कि तुम कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज की, कि अगर तुम कंसिस्टेंट रह गए तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा 98 99 आ जाएगा। लेकिन ना, कंसिस्टेंसी इज द हार्डेस्ट थिंग टू अचीव, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द हार्डेस्ट थिंग टू अचीव। इवन दो यू थिंक यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, यू आर नेवर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट unless you set out to be consistent and you mark yourself to be consistent. I wanted to be consistent through this first phase of my 11th, but I still lost consistency even though I wanted to be, but I couldn't because I'm a I'll just end this video right here because this is not about my life, it's about yours. You're in 10th, enjoy. It's not going to be that tough, but still study, please study. That is my biggest advice to you, study. That is all from my side, and I'll see you in the next one. Goodbye and have a great year.